हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीटेट 2014 में पेपर 1 में आए हुए थे। ठीक है, ये आपका फरवरी का पेपर है। इसमें एक पेपर और हुआ था 2014 में जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण कि जिस प्रकार से किया जा सकता है उसमें से अपेक्षा की जा सकती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है विद्यार्थी की तार्किक क्षमता के विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया पहला ऑप्शन, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों। समय नष्ट करने की बात आ गई तो पहले ही निगेटिव आंसर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करेंगे तथा सामाजिक कौशल सीखें। ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे, लेकिन इसके साथ साथ दो ऑप्शन और है, वो भी देख लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ चीज़ें जैसे कोई कुरीतियाँ हैं तो आप उसको पालन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि मतलब सामाजिक पृष्ठभूमि कैसा भी हो आप स्वीकार करेंगे चुपचाप होके जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि यानी कि कुछ भी हो आपको स्वीकार करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन मूल तत्वों से परे नहीं है। वह स्वयं के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में या बच्चों के सामूहिक भागीदारी और सक्रिय कार्यकुशलता की अपेक्षा कर सकता है। तो यानी कि जो आपका बेस्ट ऑप्शन है ये आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि ये आपका वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करेंगे तथा सामाजिक कौशल सीखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। हर सीटेट के एग्जाम में लगभग फिक्स रहता है ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की ने, देखिए वाइगोत्स्की ने सामाजिक स्तर पे बहुत ही ज़्यादा बल दिया था। इनके इस सिद्धांत को सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि बच्चे सामाजिक स्तर में घुल मिल के अच्छे तरीके से सीख सकते हैं या बच्चों के साथ मिल करके भी सीख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, इन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक इसकी थ्योरी भी इन्होंने दी थी। तो कभी कभी इसको भी पूछ लिया जाता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र के बारे में किसने बताया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नाम में समीपस्थ विकास का क्षेत्र यही था आई थिंक। अगर कुछ एरर होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लगभग यही कुछ था उसमें। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, असंस्कृति निरपेक्ष संज्ञात्मक विकास व अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसमें देखिए जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपनी साथियों के सहायता से मिला मिला जुला के वाइगोत्स्की का ये कहना था कि बच्चे पारस्परिक, जैसे एक बच्चा यहाँ पे है तो मतलब वो मिलजुल के अगर सीखते हैं बच्चे तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका पारस्परिक शिक्षण सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो यहाँ पे देखिए जो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत था उसके बेसिस पे इन्होंने क्या कहा कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब आपको कोहलबर्ग के बारे में अच्छे से पता होगा तभी ऑप्शन कर पाओगे, नहीं तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। अगला है 14 वर्षीय यानी 14 वर्षीय देविका अपने आसपास के पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता और किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन और परिपक्वता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। अब जॉन डीवी की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। और कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। तो यहाँ पे फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट में याद रखिएगा छोटे क्वेश्चन नहीं रहते, सीधे ज़्यादातर हैवी क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। भाषा और बोधन के संबंध में विकार है चलाघात, पठन वैकल्य और वाक संबंध रोग और भाषाघात। तो यहाँ पे जो भाषा और बोधन के संबंध में विकार है आपका, यहाँ आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया क्या क्वेश्चन में, बस एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निगेटिव में पूछा गया था। नहीं ठीक है, भाषा और बोधन संबंध विकार है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर थर्ड ही हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। यह शोधाधारित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यालयों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। और तीसरा है प्रगतिशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं और इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा आपका थर्ड हो जाएगा, प्रगतिशील होना चाहिए। यहाँ पे विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव में आंसर पूछा गया था, ऐसा नहीं रहता, वो हर एरिया में, मतलब इन्होंने कहा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखें, निगेटिव ऑप्शन लिया है मैंने। जो प्रगतिशील विद्यार्थी होते हैं तो किसी भी क्षेत्र में अच्छा ही प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, वह बुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों के समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़, यहाँ पे सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ये फर्स्ट हो जाएगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता है जो लाभकारी नहीं है। लाभकारी होता है तो ये तो पहला ही गलत हो गया। हानिकारक है, ये भी गलत हो गया। अनुपयुक्त है, ये भी गलत हो गया। उपयुक्त होना चाहिए। आगे का पहले ही आपको पता चल जा रहा है कि ये चीज़ें गलत है, तो ऑप्शन होगा ही नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता बहुत ही लाभकारी होता है क्योंकि ये विद्यार्थी के संज्ञात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन सबसे ही, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो विद्यार्थियों के कैसे सीखते हैं इसके बारे में अध्यापक को काफ़ी हेल्प मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके और विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके और विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा सेकेंड, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, इसके लिए बनाया गया था। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं रख रहा है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करता है, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना चाहिए यानी कि प्रश्नोत्तरी परिचालित करना और स्व आकलन के कौशल को प्रतिमान करना। तो यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा फोर्थ,
स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ये आपका सभी क्वेश्चन से रिलेट करके हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप अपने मूल्यांकन गणित की उपलब्धि विद्यार्थियों को उनकी आधार पर वर्गीकृत करते हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पिछली रात दूरदर्शन पर सृजनशील क्रिकेट मैच के निर्णायक दिखाए गए क्षण कौन सा था? ऐसा कुछ हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से, कौन सा प्रश्न विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी निर्णायक कौन सा समय था, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता बेटर तरीके से, क्योंकि हर एक मोमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। जड़ी बूटियों के प्रयोग अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई द्वारा चिकन पाक विधि लिखिए। और फिर है, निर्धारित कीजिए कि विश्लेषण में कौन सा मापक आपका किए माप को आपका गए माप को उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित है ये, यहाँ पे थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? पहला, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्ति करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। और तीसरा, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों के साथ प्राय तुलना करना और इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्ति करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे 14 में ऑटिज्म करके दिया गया है। मस्तिष्क घात, पर अभिघातजन तनाव, न्यून अवघात सक्रिय विकार। थोड़ा ये पेपर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है, मतलब काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो आंसर देना मुश्किल सा हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से पता रहेगा तभी कर पाओगे। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, पर अभिघातज तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा थर्ड, विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? मतलब प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता जो हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं तथा कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। और अगला है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बुनियादी तौर पर उनके मस्तिष्क शक्ति के कारण उनका महत्व है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आई थिंक रोल नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। तो क्या समुचित है? लेकिन समुचित बोला है ना। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक 16 का यहाँ पे ये थर्ड ही ऑप्शन राइट हो रहा है। समुचित का हमको लग रहा है हमें इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो इसका आंसर यही माना गया था बोर्ड की तरफ से, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, ठीक। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, कोई बात नहीं। विद्यार्थियों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यार्थियों में समावेशन विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, और विद्यार्थियों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को
तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण पर। अगला क्वेश्चन है 18 बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, पहला इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, दूसरा कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, और तीसरा है अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, और चौथा है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो यहाँ पे जो 18 का राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स हेतु कॉल पर रोक लगाए, और जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें और घर पर उनको परिश्रमपूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो यहाँ पे बोला गया कि विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता है तो परामर्श दिया जा सकता है। क्या मतलब अभिभावक क्या बोल सकते हैं उससे? तो ये बोला गया कि वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, यानी कि जो अध्यापक जिस तरीके से वर्क करने के लिए बोले उसी तरीके से काम करना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? वह बच्चों के पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, वह बच्चों के संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तक के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, वह विद्यार्थियों को सामान्यर्थानुकूलन स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर हो सकता है विकासात्मक। ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? देखिए 2014 का जो पेपर आया था इसमें हर एक क्वेश्चन में बहुत ही मतलब अलग टाइप का जो स्टेटमेंट दिया है, वहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, टफ वर्ड दिए हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है? यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। तो 23 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, संज्ञान भावना। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय के परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? पहला है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने है तो लोगों के आत्मविश्वास का निर्माण करता है, विद्यार्थियों को भविष्य में विकल्पों को चुनने हेतु यह अच्छा संभावित परामर्श है, और इसके बाद इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ ही कराया जा सकता है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा, वह अपने विचार द्वारा खोज करने हेतु लोगों के आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक। 25 नंबर देखते हैं, इसमें दिया गया है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो सबसे कम प्रेरक पूछा गया है, तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, यहाँ पे समानुभूति नहीं सहानुभूति होगा, और उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होता है, और संसार में श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों को निष्पत्ति के संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना।
तो 25 का जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कम प्रेरक, तो ये तो मतलब पैसे के लिए बोला जा रहा है कि छात्रवृत्ति मिल सके, इसलिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए पूछा है कि कम प्रेरक कौन सा है, तो पहला ही है जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। 26 नंबर देखते हैं, इसमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? वेंडूरा, मैस्लो, स्किनर, जिन पियाजे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा मैस्लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना, और समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन या पद्धति को टिके रहना, और कालांश की अवधि को 40 मिनट में 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो ये 27 का जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा आपका सेकंड। बच्चों के द्वारा अध्यापकों के द्वारा बच्चों की सहायता को बढ़ावा व सहायता देना। तो याद रखना, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी रहनी है, तभी आपका सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही होने के चांसेस रहेंगे। परिपक्व विद्यार्थी इस बात से विश्वास करते हैं कि उन्हें अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, वह बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, और कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो 28 राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, अपने अध्ययन में कभी भी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की भी सहायता चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उन्हें कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार के से होता है, विकास निरंतर होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास के भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद एकीकरण विकास के लक्षण है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ये आपका फोर्थ हो जाएगा कि फोर्थ विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। अगला क्वेश्चन लास्ट है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कहीं टाइपिंग में मिसिंग हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धा का IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 30 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये थे CDP के 30 क्वेश्चन जो कि 2014 में आए हुए थे। थोड़ा सा पेपर टफ है ये, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों में कुछ ऐसे आपके ऑप्शन दिए हैं कि जो समझ से थोड़ा सा बाहर लग रहा है। आसान पेपर थोड़ा सा नहीं है, और पेपर टफ ही आ रहा है, ये भी याद रखिएगा आने वाले समय में जो भी पेपर हो रहे हैं। ठीक, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।